नमस्कार प्यारे बच्चों, सब बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई मेरे बच्चों सब कर रहे होंगे आप। अब हम शुरू करते हैं पिछली क्लासेस से। जो कॉम्प्लेक्स में अपन बात कर रहे थे सम्मिश्र विश्लेषण में, पिछली क्लासेस में हम पढ़ के आए थे परसमवादी फलन या हार्मोनिक फंक्शन, और उसके बाद हमने निकाला था परसमवादी संयुग्मी या जिसको हम कहते हैं हार्मोनिक कंजुगेट। तो मेरे बच्चों कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा, जिससे कि बेहतर रहेगा आपके भविष्य के लिए। और मैं तो यही दुआ कर रहा हूँ कि भगवान आपको बहुत खुश रखे और अच्छे से अच्छे जीवन में आपके सपने साकार हों। लेकिन इन सभी कामों को करने के लिए आपको एक निरंतर मेहनत की ज़रूरत है, और वो मेहनत सिर्फ कठिन परिश्रम करने पे ही होगी। तो इसलिए कठिन परिश्रम करो, मेहनत करते रहो, रेगुलर शेड्यूल से पढ़ते रहो, तभी आप कुछ कर पाओगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए अपन आते हैं टॉपिक पे। तो देखिए हम बात कर रहे थे परसमवादी फलन या किसकी बात कर रहे थे, हार्मोनिक फंक्शन की। परसमवादी फलन या हार्मोनिक फंक्शन, एक बार इन चीज़ों को मैं रिवाइज कर देता हूँ 2 मिनट, जिससे कि सबको ध्यान आ जाए। बाकी तो पढ़ ही लिया होगा आपने। परसमवादी फलन या हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। परसमवादी फलन या हार्मोनिक फंक्शन का मतलब कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन u था, u कह दीजिए, चाहे इसको क्या कहते हैं, u(xy) कहते हैं, ठीक है। इसका क्या करते हैं, 2 बार अवकलज लाप्लास समीकरण x के साथ और 2 ही बार y के साथ, और इक्वल टू रिजल्ट कितना आना चाहिए, 0। और संतत या कंटिन्यूस तो होंगे लगभग सारे सवाल। तो ये अगर ये फंक्शन u(xy) दिया हुआ था, इसका 2 बार x के साथ डेरिवेटिव या अवकलज और 2 ही बार y के साथ डेरिवेटिव या अवकलज का टोटल कितना हो, 0। तो ये जो u फंक्शन था आपका, ये u फंक्शन क्या बन जाता है, परसमवादी फलन या हार्मोनिक फंक्शन बन जाता है। तो हार्मोनिक फंक्शन के लिए कोई भी फलन या फंक्शन u दिया हुआ है, उसका 2 बार इस समीकरण को क्या कहते हैं, वैसे इस समीकरण को नाम देते हैं लाप्लास समीकरण। क्या नाम देते हैं प्यारे बच्चों, लाप्लास समीकरण, या इसको कहते हैं लाप्लास इक्वेशन, लाप्लास समीकरण या लाप्लास इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, हार्मोनिक फंक्शन है, परसमवादी फलन है। परसमवादी फलन के लिए संतत या कंटिन्यूस होना ज़रूरी है, ये और इसके अवकलज या डेरिवेटिव वो हो जाएंगे सवालों में। इसके बाद 2 बार x के साथ 2 बार y के साथ, जिनका टोटल कितना होना चाहिए, 0। अगर टोटल 0 हो गया तो ये फंक्शन क्या कहलाता है, परसमवादी। और इस समीकरण को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन को लाप्लास समीकरण, लाप्लास इक्वेशन। तो एग्जाम में 2 तरीके से प्रश्न पूछता है कि परसमवादी फलन या हार्मोनिक फंक्शन चेक करिएगा कि u जो फंक्शन है कि ये हार्मोनिक है कि नहीं है। इसके अलावा कई बार ये तो भी यही काम करना है, 2 बार x के साथ और 2 बार किसके साथ, y के साथ, और टोटल कितना दिखाना आपको, 0। ये दिखाते हैं बच्चों। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि लाप्लास समीकरण या लाप्लास इक्वेशन क्या होगी मेरे बच्चों। तो लाप्लास समीकरण या लाप्लास इक्वेशन में भी वही काम करना है, 2 बार x के साथ और 2 ही बार किसके साथ करना है, y के साथ। तो वो समीकरण क्या कहलाएगा, लाप्लास समीकरण। संतुष्ट या सेटिस्फाई होते ही परसमवादी बन जाता है। तो ये तो कहानी किसकी थी, ये कंसेप्ट किसका था, परसमवादी फलन या हार्मोनिक फंक्शन का था। इसके बाद अगली चीज़ जो हमने सीखी थी, वो सीखा था हमने परसमवादी संयुग्मी, जिसको कहते हैं हार्मोनिक कंजुगेट। परसमवादी संयुग्मी, परसमवादी संयुग्मी जिसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, हार्मोनिक कंजुगेट, हार्मोनिक कंजुगेट। इन पे इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आने वाला है। देखो यही पैटर्न रहता है एग्जाम में कि एक क्वेश्चन तो आपका आएगा पीछे अवकलनीयता लगभग, या डिफरेंशियबिलिटी वाला जो पार्ट हम पढ़ चुके, विश्लेषिक फलन जो हम पढ़ चुके, ठीक है, और एक पढ़ चुके हम कोशी रीमान। इसमें से एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है, और एक क्वेश्चन जो आता है वो यहाँ से आएगा परसमवादी संयुग्मी से। अब वो थ्योरम भी आ जाती है बीच में, साथ साथ थ्योरम भी तो बताइए इसमें। या फिर आ सकता है परसमवादी फलन या हार्मोनिक फंक्शन, और या एक अभी मिलन टॉमसन विधि से पढ़ना सीखेंगे, जिसको क्या निकालेंगे वहाँ पे FZ। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से बनता है, लगभग यही पैटर्न है। बाकी तो कई बार ज़्यादा भी आ जाते हैं, उधर ऊपर से ना के नीचे से भी 2 आ जाते हैं, ऐसा भी हो जाता है कई बार, लेकिन मोस्टली यही पैटर्न रहता है, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या करने वाले हैं इसमें। कल हम पढ़ के आए पिछली क्लासेज में कि परसमवादी संयुग्मी या हार्मोनिक कंजुगेट क्या होगा। तो मैंने बताया था आसान सा तरीका है भैया, u(xy) देखो ये तो दिया होगा, ये तो क्या होगा, दिया है। इसकी सहायता से इसमें लगाना फॉर्मूला,
डी वी इज इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई डी एक्स और प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स डी वाई। इसको सोल्व करके यहाँ से क्या निकलेगी, डी वी के इंटीग्रेशन करके वैल्यू किसकी आएगी, वी की। और ये वी एक्स वाई क्या कहलाता है, परसंवादी संयुग्मी, या इसी को हम क्या कहते हैं, हार्मोनिक कंजुगेट। इसी को हम क्या कहते हैं, हार्मोनिक कंजुगेट। कि भैया परसंवादी संयुग्मी या हार्मोनिक कंजुगेट का मतलब मेरे बच्चों यू एक्स वाई दिया होगा, इस फॉर्मूले की सहायता से सोल्व करके किसकी वैल्यू आएगी, वी की, और वी को ही हम क्या कहते हैं, परसंवादी संयुग्मी या हार्मोनिक कंजुगेट। कई प्रश्न में क्या होता है एग्जाम में कि परसंवादी संयुग्मी पूछ के आपसे क्या पूछता है कि एफ जेड ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, एफ जेड। तो एफ जेड का फॉर्मूला क्या होता है, यू प्लस आयोटा वी होता है। यू की वैल्यू तो क्वेश्चन वाला दिया हुआ वो लिख दो, वी की वैल्यू आप सोल्व कर ही ली, वो ला के रख दो और जोड़ के दिखा दो, तो क्या आ जाएगा, एफ जेड। अब देखिए एफ जेड निकालने का एक तरीका तो ये हो गया कि यू तो हमें दिया हुआ है, यू तो हमें दिया हुआ है मेरे बच्चों, वी हमने इस फॉर्मूले से सोल्व कर लिया, वी आ गया, और वी को यहाँ ला के वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा, एफ जेड आ जाएगा आपके पास। यही तो हुआ कंसेप्ट इसका। ये मेथड तब अपनाना है कि जब एग्जाम में आपको यू दे और यू देने के बाद आपसे पूछे कि परसंवादी संयुग्मी निकालो, और संयुग्मी निकालने के बाद क्या निकालो, एफ जेड। तब तो इस प्रोसीजर का पालन करना, ध्यान से सुनना मेरी बातें, क्योंकि एग्जाम में फिर अपन बैठे रहते हैं फंसे हुए, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो थोड़ी टेक्निक्स काम में लिया करो कि यू एक्स वाई है दिया हुआ होगा, संयुग्मी पूछे तो यहाँ तक कर देंगे, संयुग्मी वाले सवाल में ही एफ जेड पूछे तो दोनों को जोड़ के लिख देंगे। अभी बताऊंगा सवाल, समझ रहे हो मेरी बातों को। कई बार क्या होता है कि यू एक्स वाई देगा और डायरेक्ट क्या पूछेगा, एफ जेड, और कुछ नहीं पूछ रहा उस सवाल में, उस सवाल में और कुछ नहीं पूछेगा। यू एक्स वाई देगा, न तो वी एक्स वाई पूछ रहा, न ये जोड़ के करना, ये भी नहीं पूछ रहा, डायरेक्ट क्या पूछ रहा है, एफ जेड पूछ रहा है। डायरेक्ट क्या पूछे, एफ जेड। देखो एक तो एफ जेड में पहुंचने की यू से वी निकालो और दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो एफ जेड है। एक तरीका तो ये तो तब अपनाना है, दोबारा से कह रहा हूँ मेरी बात को, ये तब अपनाना है, इस मेथड को तब काम में लेना है जब आपसे क्वेश्चन में परसंवादी संयुग्मी पूछे तो यू, फिर संयुग्मी पूछला तो वी निकालना ही पड़ेगा, फिर डायरेक्ट दोनों को जोड़ के क्या निकाल देंगे, एफ जेड। समझ गए मेरी बात को। कुछ सवाल एग्जाम में ऐसे आने वाले हैं जिनमें यू देगा और डायरेक्ट क्या पूछेगा, एफ जेड, ये संयुग्मी नहीं पूछेगा, तो उन सवालों को इस तरीके से नहीं करेंगे। ये बड़ा मेथड है। उन सवालों के लिए एक नई विधि पढ़ने जा रहे हैं हम, जिसको कहते हैं मिलन टॉम्पसन विधि। मिलन टॉम्पसन रचना विधि कहते हैं जिसको, या मिलन टॉम्पसन कंस्ट्रक्शन मेथड कहते हैं। कौन सी विधि पढ़ने वाले हैं हम, मिलन टॉम्पसन रचना विधि, या जिसको हम कहते हैं मिलन टॉम्पसन कंस्ट्रक्शन मेथड। किसी भी सवाल में दोनों के बताऊंगा, यू देगा और एफ जेड पूछे, वी भी दे सकता है, एक सवाल वी का भी है, और डायरेक्ट ये संयोग में पूछे तब तो देखो ये निकाल के यू से वी और फिर यहाँ आना पड़ेगा। और जब ये देख के डायरेक्ट ही एफ जेड पूछ ले, बोले मेरे को नहीं मतलब है, मेरे को तो ये जोड़ा जुड़ाया पूरा एफ जेड चाहिए भी है, एफ जेड चाहिए इसको, तो अब हम कौन सी विधि काम में लेंगे, मिलन टॉम्पसन रचना विधि। अब मिलन टॉम्पसन करनी कैसे गुरुजी, क्या करना होगा, क्या तरीका उसका, बस ये लास्ट तरीका है। इसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में, सारे के सारे, अवकलनीय का, विश्लेषिक का, कोशी रीमान का, परसंवादी का, संयुग्मी का और मिलन टॉम्पसन, ये इतने टाइप के सवाल आने वाले हैं इसमें। 6-7 टाइप के सवाल ही सवाल चलेंगे, उदाहरण भी कर रहे हैं, अनसोल्ड भी करेंगे, सारे क्वेश्चन कर लेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मिलन टॉम्पसन अब सीखिए। ये तो मालूम चल गया कि मिलन टॉम्पसन कब काम में लेनी है। मिलन टॉम्पसन विधि उसी सवाल में काम ले लें, इसमें यू भी देके डायरेक्ट क्या पूछ ले, एफ जेड। इसमें देखो यू दे के आपसे पूछे कि संयोग में निकालो, तो यही मेथड अपनाना पड़ेगा भैया, और ऑप्शन नहीं है कोई, ठीक है। लेकिन जब एफ जेड डायरेक्ट ही पूछ ले, संयोग में नहीं निकालना हो, तो उस सवाल में मिलन टॉम्पसन को ही काम में लेने वाले हैं अपन, ठीक है। अब देखिए हेडिंग लगाते हैं इसमें, समझ गए मेरी बातों को। पिछली क्लासेस को रिवाइज करते रहिएगा बच्चों। अब हेडिंग लगाओ मिलन टॉम्पसन रचना विधि। मिलन टॉम्पसन रचना विधि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, एग्जाम में लगभग सवाल आता है। मिलन टॉम्पसन रचना विधि,
मिलन टॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड। मिलन टॉमसन रचना विधि है, मिलन टॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड। ठीक है, अब देखिए, आ जाओ। दो टाइप के सवाल करने वाले इसमें। कितने टाइप के सवाल करने वाले? दो टाइप के, और दोनों टाइप अभी सिखा देते हैं आपको। देखो, एक तो वो सवाल हो सकते हैं जिसमें क्या दिया हुआ हो, u(x, y) दिया हो और पूछेगा क्या हो, तब f(z) ज्ञात करना। f(z) ही पूछेगा, बीच का तो पूछेगा नहीं। f(z) ज्ञात करना। when u(x, y) इज गिवन, when या जब u(x, y) दिया हुआ हो तब f(z) ज्ञात करना। when u(x, y) इज गिवन then to find f(z). ठीक है, एक तो ये तरीका होगा। एक इससे थोड़ा सा और आगे होगा, दूसरा टाइप का सवाल। बोर्ड पे देखो एक बार। दूसरे टाइप के क्या हो सकते हैं? एक सवाल आएगा इसलिए बता देता हूँ। v(x, y) दिया हो, v(x, y) दिया हो तब डायरेक्ट क्या पूछेगा आपसे? f(z) ज्ञात करना। f(z) ज्ञात करना। v(x, y) दिया हो, डायरेक्ट ही आपसे क्या पूछेगा? f(z) ज्ञात करना। दो सवाल पूछ सकते हैं। एक टुकड़ा देगा, एक तो देखो संयुग्मी वाला है, एक भाग से दूसरा भाग ज्ञात करके और अपन सोल्व कर सके, वो तो कौन सा मेथड है? संयुग्मी वाला। उससे नहीं करना। u(x, y) और डायरेक्ट ही f(z), बीच में संयुग्मी का झंझट ही नहीं पालना। डायरेक्ट ही कौन आएगा? f(z) आएगा। कैसे आएगा देखो, f(z) नहीं आता, क्या आता है? f'(z) आता है। ठीक है, f'(z) इक्वल टू फॉर्मूला होता है फाई। दो फंक्शन होते हैं इसके अंदर, दो फंक्शन होंगे, एक फाई होगा और एक क्या होगा? साई होगा। एक फंक्शन होगा आपके पास फाई और दूसरा फंक्शन क्या होगा आपके पास? साई। देखो क्या करना होता है, फाई xy माइनस आयोटा क्या होता है? साई xy। फाई xy माइनस आयोटा क्या होता है? साई xy। अब बोले गुरुजी हमने तो ये सुने ही नहीं, फाई xy और साई xy क्या चीज़ है? इधर देखो साइड में क्या चीज़ है ये, फाई xy और साई xy। अब देखो जो अपने पास होता है उसी से तो करना होता है। फाई ये u है ना अपने पास, u तो दिया हुआ होगा, सवाल में लिखा हुआ होगा, कल भी सवाल किया था। उस u का x के साथ जो अवकलज है एक बार, उसको तो फाई xy कह दिया इस मिलन टॉमसन ने। और u का जो y के साथ अवकलज या डेरिवेटिव है उसको क्या कह दिया? साई xy। बस u दिया होगा, ध्यान से समझ लो मेरी बातों को। u दिया हुआ होगा और जो u दिया हुआ है उस u का एक बार x के साथ कर लो और एक बार y के साथ कर लो, और एक को फाई कहते हैं और एक को क्या कहते हैं? साई। फॉर्मूला कहता है f'(z) इक्वल टू फाई xy माइनस आयोटा साई xy। तो फाई तो यहाँ से वैल्यू रख देंगे और साई की वैल्यू यहाँ से रख दी। वैल्यू रखने के बाद क्या करते हैं, x की जगह तो z लिख दो, जहाँ जहाँ x है इसमें फाई में और साई में, उसमें तो z लिख दो। y की जगह 0 लिखते हैं, x की जगह z और y की जगह 0, तो बहुत छोटा सा बनेगा। 0 y 0 रखने से और x z रखने से बन गया। किसके बराबर चल रहा है? f'(z) के। अब समाकलन कर लो दोनों तरफ। समाकलन करेंगे, क्या करेंगे? समाकलन इंटीग्रेशन। समाकलन करने पर, समाकलन जैसे ही करोगे तो ये तो डैश हट जाएगा और इधर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अभी देखो सवाल करेंगे तो बहुत छोटा सा z का कोई बनेगा और इंटीग्रेशन होके dz और कोई कांस्टेंट क्या आ जाएगा? c। समझ गए मेरी बात को? भाई u दिया हुआ होगा आपको, u दिया हुआ होगा। u का एक बार मेरे बच्चों x के साथ कर लो और एक बार किसके साथ कर लो? y के साथ। x वाले को फाई xy कहते हैं, y वाले को क्या कहते हैं? साई xy। ये फॉर्मूला ध्यान रखो, बीच में आयोटा और क्या आना है? माइनस आना है। फाई xy माइनस आयोटा कितना आना है? साई xy। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ रख दी, x भी आएगा y दोनों आ गए। x की जगह तो z रख दो और y की जगह क्या रख लो? 0। तो पूरा सवाल z में कन्वर्ट हो गया। समाकलन कर लेंगे, भाई y की जगह 0 रखा गया, x की जगह z तो छोटा बनेगा, इंटीग्रेशन कर लेंगे आसानी से, समाकलन करते आंसर हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को? अब एक जो दूसरा है वो एक ही क्वेश्चन है अपने बुक में, बाकी तो क्वेश्चन तो कई होते होने को, लेकिन देखो इसमें इससे उल्टा होगा काम। अब कौन दिया हुआ? v दिया ना, तो देखो f'(z) इक्वल कोई भी नाम दे दो, फाई दे दो, साई दे दो, g दे दो, h दे दो, f फंक्शन f1 f2 दे दो।
ये नाम दे दिया, मान लो मैंने gxy, इसमें क्या होता है फॉर्मूला gxy प्लस आयोटा hxy। अब g का मतलब क्या है गुरुजी, h का मतलब क्या है, तो देखो भैया दिया हुआ क्या है v का x के साथ और v का किसके साथ, y के साथ। x के साथ तो होता है hxy और इसके साथ होता है, इसको कहते हैं gxy। इसमें एगो उल्टा हो जाता है, इसमें तो ये x के साथ ये y के साथ वाला है और बीच में माइनस है। इसमें देखो ये तो आ जाता है इधर और ये चला जाता है इधर, मतलब y के साथ वाला तो पहले आएगा, ये gxy देखो पहले है, और x के साथ वाला बाद में लिखा जाना है। और प्लस माइनस की जगह कितना आ जाएगा प्लस, ये इधर से इधर हो जाएंगे और माइनस की जगह कितना हो जाएगा प्लस। अब रख दिए इधर से वैल्यू लाके, अब वही काम करना है, x की जगह z रखना, y की जगह 0, x की जगह z रखना है और y की जगह 0। अब दोनों तरफ समाकलन कर लो, समाकलन इंटीग्रेशन, और जैसे ही समाकलन कर लेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा एफ जेड इक्वल टू, डेश हट जाएगा, इंटीग्रेशन, ये हो गया आपके पास जी जेड 0 प्लस आयोटा एच जेड 0 और डी जेड और प्लस कितना आ जाएगा सी, ये आंसर। तो ये दो चीज़ें हैं मिलन थॉम्पसन। तो मेरे हिसाब से ये आँख बंद करके रखने वाले फॉर्मूले नहीं हैं, इस तरीके से आपको याद रखने हैं मिलन थॉम्पसन। नोट कर लो इसको। UXY है और आपके पास VXY है, तो मोस्टली लगभग सारे सवाल इसी मेथड पे आधारित है। फॉर्मूला याद हो गया होगा सबके, एफ डैश जेड फाई एक्स वाई माइनस फाई क्या है, यू का x के साथ, ये क्या है y के साथ, जहाँ x है उसकी जगह z, y की जगह 0, समाकलन कर दो उत्तर आ जाएगा। इसको इंटरचेंज कर लो, इंटरचेंज करो तो ये y के साथ है, ये x के साथ है v का, पर माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, वही काम करना, रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। तो बिल्कुल चीज़ों को सीखते हुए चलिएगा मेरे बच्चों, और जब तक चीज़ों को नहीं सीखोगे तब तक चीज़ें बहुत कठिन लगेंगी आपको। और जब आप हर एक चीज़ को सीखते कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ोगे तो हर एक चीज़ों को सीखते हुए चलेंगे। बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ मैं, बहुत बेसिक से, मेरी आदत है भैया कि बहुत स्लोली चलूँगा, लेकिन रफ्तार रुकेगी नहीं, और जो धीरे धीरे चलता हुआ मंजिल पे पहुँचता है व्यक्ति बहुत आसानीपूर्वक, ठीक है। तो इसलिए चीज़ों को सीखने का प्रयास कीजिए बच्चों, ठीक है। अब देखिए इस पे आधारित क्वेश्चन। अब भैया जितना भी पढ़ाया आपको वो सारा पढ़ लेना पीछे का, रोज़ मैं कोई से भी क्वेश्चन करा सकता हूँ। अवकलनीयता क्या भी आएगा, फॉर्मूले आने चाहिए, विश्लेषिक क्या होता आना चाहिए, कौशी रीमान का भी क्वेश्चन आ जाएगा चलते ही, प्रसंवादी का आ जाएगा चलते ही, मिलन थॉम्पसन का आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन से क्वेश्चन चलने वाले हम। तो पीछे की जितनी क्लासेज हो गई उनको पढ़ के आइएगा एक बार, और फिर बहुत आनंद आएगा पढ़ने के। अब देखो जब बेसिक चीज़ें सीख के आ जाओगे तो फिर पढ़ने का मस्ती मजाक आनंद सारी चीज़ें अलग होती हैं। और जब तक बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ के आओगे भैया तो फिर उतना मज़ा नहीं आने वाला जितना कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, नोट्स पर्टिकुलर बना रहे हैं, उनको आने वाला है, ठीक है बच्चों। आप देखिए यहाँ से, अब देखो बच्चों क्वेश्चन लेके आ रहे हैं अपन। सिद्ध कीजिए या प्रूव दैट, कई सारी चीज़ें पूछी हैं क्वेश्चन में, देखो सब पे बात कर लेंगे। क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि फलन, प्रूव दैट फंक्शन, सिद्ध करो कि फलन, प्रूव दैट द फंक्शन u इक्वल टू e की पावर x कोस y माइनस y साइन y माइनस y साइन y, लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है,
सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, सेटिस्फाइज लाप्लास इक्वेशन तथा इसके संगत विश्लेषिक फलन एफ ज्ञात कीजिए, तथा इसके संगत एफ जेड ज्ञात कीजिए, एफ जेड ज्ञात करो। फाइंड इट्स एफ जेड, फाइंड इट्स एफ जेड, फाइंड इट्स एफ जेड। ठीक है बच्चों, अब एक एक चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा, वो बेहतर रहेगा अपने भविष्य के लिए। तो हर एक चीज़ को समझते हुए चलिएगा, जिससे कि और अच्छे होंगे। पहले बोर्ड पे देखिएगा, उसके बाद नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ से देखिए सॉल्यूशन। पहले सवाल को पढ़ा करो कि भाई क्या दिया हुआ है। एक तो यहाँ नोटिस करने की यू है, क्या दिया हुआ है, वो तो गणित के विद्यार्थी हैं, साइन कोस एक्स चलता रहता है अपने। तो ये तो यू है, कोई समस्या नहीं है। यू से क्या ज्ञात करना, लाप्लास समीकरण। बोले हम जानते हैं यू का 2 बार एक्स के साथ 2 बार वाई के साथ टोटल 0 लाप्लास हो जाएगा। कर लेंगे, कर लेंगे। इसके बाद डायरेक्ट क्या पूछा आपसे, एफ जेड। बीच में संयोग में पूछा है क्या, अरे बीच में वो वी निकालना पूछा है क्या, नहीं पूछा। इसका मतलब वी निकालना पूछता तो उस तरीके से यू तो था ही, यू के बाद वी निकालते, फिर जोड़ते यू प्लस आयोटा वी, और यू प्लस आयोटा वी को हम क्या कह देते भैया, एफ जेड। लेकिन बीच में कहीं नहीं रहा, ये तो डायरेक्ट ही कह रहा है कि एफ जेड निकालो बस। तो इसका मतलब इसमें कौन सी विधि लगने वाली है, मिलन थॉम्सन। कौन सी विधि लगने वाली है, मिलन थॉम्सन। अरे अब तो क्लियर हो गया। ये लास्ट तक प्रश्न बने रहते हैं, लास्ट दिन तक फिर फ़ोन मैसेज करते रहोगे, गुरुजी कौन सा मेथड लगाएं, पता नहीं चल रहा एग्जाम में, कौन सा मेथड लगाएं पता नहीं चल रहा। इसलिए अब भी हर एक चीज़ों को क्लियर करते हुए चलिएगा, जो कि बहुत ही शानदार तरीके और बेहतर रहेगा। ठीक है, अब देखिए दिया है या गिवन दैट, दिया है या गिवन दैट, क्या दे रखा है मेरे बच्चों, u इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, एक्स कोस वाई, माइनस ये हो गया आपके पास y साइन वाई। ये दे रखा ई टू द पावर एक्स, एक्स कोस वाई माइनस वाई साइन वाई, यही दे रखा आपको। अब यहाँ से देखिए 2 बार तो लाप्लास, इसको छोड़ो एक बार, 2 बार तो जरूरत पड़ेगी लाप्लास में x के साथ और 2 बार y के साथ। पहले वो काम कर लेते हैं। आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग, आंशिक अवकलन करने पर, टेकिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन। देखो दोस्तों, u का किसके साथ कर रहा हूँ, x के साथ। यहाँ से देखिए x यहाँ भी x अंदर भी है, तो u इंटू वी फॉर्मूला लगेगा। एक बार बाहर वाले का करता हूँ, e की पावर x का e की पावर x, ऐसा अंदर वाला ऐसा का ऐसा, माइनस y, और ये कितना होगा आपके पास साइन y। फिर निशान किसका आता है, प्लस का। जिसका किया उसको तो छोड़ देते हैं, e की पावर x को छोड़ दिया, इस बार अंदर होगा। अंदर भी दोस्तों किसके साथ करना है, x के साथ ही करना है। x का तो होगा 1 और कोस का होगा नहीं, तो ये तो हो गया कोस y, माइनस इसमें x है क्या, नहीं है, तो ये पूरा कांस्टेंट या अचर की भांति व्यवहार करेगा। और अचर की भांति व्यवहार करेगा तो अचर या कांस्टेंट का अवकलज या डेरिवेटिव कितना, 0। यही होता है। इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं e टू द पावर x, x कोस y माइनस y, और ये कितना हो गया आपके पास साइन y। यही बना आपके पास x कोस y और माइनस कितना हो गया साइन y, और y भी है साथ में तो y और लगा देते हैं, और यहाँ से कितना हो गया दोस्तों कोस y। यही बना आपके पास। ऐसे ही 2 बार करते हैं इसका, डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, दोबारा वहाँ से होना दोबारा। यहाँ से देखिए मेरे बच्चों, एक बार e की पावर x का किया तो e की पावर x, ये हो गया x कोस y, माइनस हो गया y साइन y, और प्लस कितना हो गया आपके पास कोस y। ठीक है, प्लस इस बार बच्चों e टू द पावर x का तो होना नहीं, अंदर होगा इसका, बाकी तो 0 0 क्योंकि x नहीं है। इसका 1 हो गया तो ये कितना हो गया कोस y। इसको थोड़ा ठीक लिख देते हैं, e टू द पावर x। यहाँ से देखिए x कोस y माइनस y, कोस y और कोस y डबल हो जाएंगे तो कितने हो गए 2 कोस y। तो ये हो गया मेरे बच्चों x कोस y माइनस कितना हो गया आपके पास y साइन y, और ये हो गया आपके पास 2 कोस y। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। चीज़ों को देखते हुए चलिएगा भैया, जिससे कि समझ में आने में बहुत आसानी रहे।
u का x के साथ 2 बार जरूरत है लाप्लास में, u का y के साथ, डेल u अपॉन कितना हो गया डेल y इज इक्वल टू e टू द पावर x। तो भैया देखो कर लिया, करना नहीं है, क्यों नहीं करना, क्योंकि x है, y तो यहाँ और यहाँ है, तो यहाँ 2 जगह होने वाला है। तो देखो क्या होगा इसमें, x का नहीं होगा कोस का होगा, कोस का कितना होता है माइनस साइन वाई, हो गया माइनस, यहाँ y का भी होगा और साइन का भी होगा। एक बार y का कर लिया तो कितना हो गया साइन वाई, निशान आने को तो प्लस का आता है लेकिन माइनस लगा हुआ बाहर, y अगली बार साइन का करूँगा तो कितना हो गया कोस वाई, खत्म। दोबारा से करेंगे दोस्तों तो ये हो गया डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास e टू द पावर x, यहाँ से देखिए माइनस x, इसका भी नहीं होना इसका भी नहीं होना, साइन का होना कितना हो गया कोस वाई, ठीक है। यहाँ से देखो बच्चों साइन का होना है तो कितना हो गया कोस वाई, इसमें देखो ये भी y का ये भी y का, तो u इंटू वी फॉर्मूला लगेगा। एक बार y का कर लेता हूँ तो 1 और कोस वाई, निशान तो प्लस का आता है लेकिन बाहर माइनस, y छोड़ दिया। इसके बाद दोस्तों ये साइन कोस का होगा, कोस का होता है माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस साइन वाई। और बेहतर लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों e टू द पावर x, और ये हो गया माइनस x कोस वाई, कोस वाई हो गया माइनस का 2 कोस वाई, और ये हो गया प्लस का y साइन वाई। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर क्या लिख सकते हैं 4। अब बात किसकी करनी है, लाप्लास की। लाप्लास का फॉर्मूला जानते हो कि डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और टोटल कितना होता है बच्चों 0, यही तो होता है। ये रहा 2 नंबर और 4 नंबर इक्वेशन में, दोनों चीज़ें टोटल करके देख लो। ये तो है ये प्लस का ये माइनस का, ये माइनस का ये प्लस का, ये माइनस का ये प्लस का, कट रहा है, कटने के बाद रिजल्ट कितना आ रहा है 0। तो लाप्लास हो गया, इतना नोट करो फिर लिख देते हैं, फिर ये आपका एफजेड याद कर देंगे। तो आंशिक अवकलन या पार्शियल डिफरेंशिएशन थोड़ा सा सोच समझ के किया करो और धीरे धीरे किया करो, जिससे कि कोई भी पद छूटेगा नहीं और कोई भी पद गलत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इसमें लिखते रहा करो और एक एक चीज़ को बहुत भली भांति सोच समझ के और पूरी तरह से उसको क्या किया करो सॉल्व। जब पूरी तरीके से एक चीज़ को हम सोल्व कर लेंगे तो हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, अब ऊपर हम लिखने वाले हैं समीकरण नंबर 2 और किसको काम में लेने वाले हैं 4 को। तो समीकरण या इक्वेशन 2 और 4 को काम में लेंगे। देखो तो क्या बनेगा हमारे पास, उस चीज़ को देखते हैं। समीकरण या इक्वेशन देखिए 2 तथा 4 से, समीकरण 2 तथा 4 से स्पष्ट है कि 2 तथा 4 से स्पष्ट है कि बाय इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ इट इज क्लियर दैट, स्पष्ट है कि लाप्लास समीकरण बाय इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ इट इज क्लियर दैट लाप्लास इक्वेशन डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 संतुष्ट या सेटिस्फाई है, संतुष्ट या सेटिस्फाई है। बाय इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ इट इज क्लियर दैट, बाय इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ इट इज क्लियर दैट लाप्लास इक्वेशन डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है 0। देख लो 0 करके दिखाने की जरूरत नहीं, इससे कट गया। अब इसके बाद क्या करना अपन को, इसके बाद हमें अब क्या करना है प्यारे बच्चों, मिलन टॉम्पसन विधि लगानी है। क्योंकि क्या निकालना है, क्वेश्चन देखिए एफजेड निकालना है, बीच में वी नहीं निकालना। तो देखो मिलन टॉम्पसन विधि से, मिलन टॉम्पसन विधि से, तो देखिए मिलन टॉम्पसन विधि या मिलन टॉम्पसन मेथड क्या कहता है बच्चों,
मिलन टॉमसन विधि से हम पढ़ के आए एफ डैश जेड इक्वल टू क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, फाई एक्स वाई माइनस आयोटा कितना होता है, साई एक्स वाई। मैंने कहा था फाई किसको कहते हैं, यू का एक्स के साथ, ये रहा, यहाँ लिखना चाहो तो ये लिख दिया करो कि ये हो गया आपके पास फाई एक्स वाई। यू का वाई के साथ जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, साई एक्स वाई। लिखना चाहो तो यहाँ भी लिख दिया करो, ये लो वैल्यू रख लो यहाँ से। लेकिन वैल्यू रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर मैंने कहा था कि x की जगह तो क्या करना है z और y की जगह 0, x की जगह z और y की जगह कितना करना है 0। दोस्तों यही करना आपको। अब देखो क्या करें, अब रखो वैल्यू, यही तो है फाई। तो फाई में x की जगह तो z कर लो और y की जगह क्या कर लो 0। तो देखो e की पावर यहाँ से लगाओ, e की पावर z, ये हो गया z cos 0, cos 0 कितना होता है 1, y 0 होते ही 0 और cos 0 कितना होता है 1, तो ये हो गया +1 माइनस आयोटा साई एक्स वाई। साई एक्स वाई ये उतारने की जरूरत नहीं है, यहाँ x की जगह z और y की जगह 0 यहीं रख के लिख दिया करो बस। e की पावर z, e की पावर कितना हो गया आपके पास z, यहाँ से देखिए माइनस ये कितना हुआ x की जगह z और cos 0, तो ये हो गया आपके पास -z। इसके बाद देखो क्या हुआ -2, ये कितना हो गया आपके पास, अच्छा गलत रख दिया मैंने, इसमें रखना था ना 3 नंबर में। अरे भाई साई ये है ना, ये वाला, इसमें रखनी है वैल्यू। यहाँ से देखो e की पावर कितना होगा z, और देखो -x z रख दूंगा साइन 0, y की जगह कितना रखना 0, साइन 0 0, साइन 0 कितना होता है 0, और इस y की जगह 0 रखेंगे तो 0, तो ये तो 0 ही हो गया भैया पूरा ही। तो क्या बच गया e की पावर z, और ये हो गया z +1, और क्या हो गया f डैश z। समझ रहे हो मेरी बातों को, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। सवाल में ये पूरा लिखने की यहाँ ये इतना लिख के ज़रूरत नहीं है, इसको कहते हैं फाई और इसको क्या कहते हैं दोस्तों, साई। ठीक है, तो यहीं x की जगह तो z रखना है, तो ये z रख के ही वैल्यू रख ली, छोटा सा बन गया। और इस साई वाले की जगह जब z रखा तो z और 0, तो ये 0 ही बन गया। अब इतना ही बच गया आपके पास। अब इसका कर लो समाकलन इंटीग्रेशन। समाकलन करने पर क्या करेंगे, इसका समाकलन करने पर जैसे इसका समाकलन इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो z के साथ करना है क्योंकि फंक्शन किसका है, z का। फंक्शन किसका है दोस्तों, z का। कर लो आराम से, बहुत आसान इंटीग्रेशन बनेगा आपके पास। अब यहाँ से देखो ये तो हो गया एफ जेड, इधर इंटीग्रेशन लग गया, ई जेड डैश हट गए समाकलन से, ई जेड z+1 और ये हो गया डी जेड। अब जैसे ही समाकलन करेंगे तो कांस्टेंट आना आपके पास, अचर राशि, तो कोई भी कांस्टेंट क्या आएगा साथ में इसी। देखो इसमें लगेगा फर्स्ट सेकंड लगना इसमें। पहले क्या करते हैं, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, तो ये हो गया z+1 e की पावर z का e की पावर z माइनस, फिर क्या होगा आपके पास, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है, तो z+1 का 1 हो गया, e की पावर z, और तो e की पावर z रहना है, और प्लस कितना हो गया c। अब देखिए ये हो गया आपके पास एफ जेड, ई की पावर z इंटू कितना हो गया z, प्लस ई की पावर z माइनस ई की पावर z और प्लस c, ये इससे कैंसिल हो गया। तो दोस्तों कितना आ गया आपके पास, एफ जेड इक्वल टू जेड ई की पावर z और प्लस कितना हो गया c। ये फर्स्ट सेकंड तो आता होगा सबको, ये भी नहीं आता तो देखो इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, मान लो x के साथ बता देता हूँ, तो क्या होगा इसमें, फर्स्ट ऐसा का ऐसा, इंटीग्रेशन किसका होगा, सेकंड का, माइनस डिफरेंशिएशन होगा x के साथ अगर z का, z फर्स्ट का, और इंटीग्रेशन किसका होगा, सेकंड का, और जो दोनों का रिजल्ट आएगा उसका दोबारा से इंटीग्रेशन। यही तो फॉर्मूला आपके पास। तो किसी को अगर फर्स्ट सेकंड नहीं आते हों तो ये फॉर्मूला आपके पास, ये रिजल्ट है आपका। तो इसलिए बिल्कुल बेफिक्र निश्चिंत चीज़ों को अच्छे से समझते हुए चलिएगा मेरे बच्चों, और हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़िएगा। आप देखो कितना आसान बना, मिलन टॉमसन से तुरंत ही आपके देखो कितना छोटा सा इंटीग्रेशन बना, रिजल्ट आ गया फंक्शन। न कोई v निकालना, न उनको जोड़ना, कुछ नहीं करना। तो अगर डायरेक्ट सवाल में संयुग्मी प्रसंवादी नहीं पूछे तो डायरेक्ट u से हमने क्या निकाल दिया, एफ जेड। ठीक है, तो पढ़िएगा, सारी चीज़ें पढ़ के आइएगा। अगली क्लास में सारे कंसेप्ट पे सवाल लेके आने वाला हूँ। और यहाँ से अब
पीछे किया इनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, आगे जो करेंगे उनमें से भी दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसलिए बहुत अब अच्छा टाइम है, तो सब पढ़िएगा साथ साथ में। मिलते हैं अगली क्लास में, इंतजार कीजिए प्यारे बच्चों। थैंक यू ऑल ऑफ यू।